दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है आवाजों के चोर। ये कर्नल कर्ण की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी होती है इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। आवाजों के चोर। राजधानी में स्थित एक सिनेमा हाउस का अंतिम शो समाप्त हुआ और दर्शकों की भीड़ बाहर निकली। दर्शकों में एक विदेशी नागरिक भी था। सिनेमा से निकलकर विदेशी पैदल ही एक सड़क पर चल दिया। विदेशी को पता नहीं था कि उसके पीछे 4 लुटेरे लगे हुए थे। उसके पास डॉलर होंगे, कैमरा भी है। कुछ देर बाद सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई तो लुटेरों ने उसे घेर लिया। ए कौन हो तुम लोग? हा हा हा। एक ने छुरा निकाल लिया। कैमरा इधर लाओ। नो, नहीं दूंगा। नहीं देगा तो यह छुरा तेरे पेट में उतार दूंगा साले, अंग्रेज की औलाद। ओके, देता हूँ, कहकर उसने कैमरा गले से उतारा और यह लो। आह, पकड़ो साले को। फिर वे चारों विदेशी पर टूट पड़े। थोड़ा ओह। कुछ ही क्षण में वह बेहोश होकर गिर गया। उठा लो इसका कैमरा और जेब की तलाशी लो। तभी सड़क पर एक कार की हेडलाइट चमकी। कोई आ रहा है, भागो। और वे चारों भाग खड़े हुए। कार आकर विदेशी के निकट रुक गई और उसमें से भारतीय सीक्रेट सर्विस का नंबर 1 एजेंट कर्नल कर्ण नीचे उतरा। गुंडे से पीटकर भाग गए। उनका पीछा करने से कोई लाभ नहीं होगा, इसकी सहायता करता हूँ। चोट ज्यादा नहीं है लेकिन बेहोश है। इसे उठाकर अस्पताल पहुंचा देता हूँ और पुलिस को भी सूचना दे दूंगा। उसने विदेशी को उठाकर कार की पिछली सीट पर लिटाया और जब वह उसके पांव अंदर कर रहा था तो अचानक उसका हाथ विदेशी के जूते की एड़ी पर लगा और जूते की एड़ी एक तरफ को घूम गई। अरे, इसके जूते में तो गुप्त खाना बना हुआ है। करण का जासूसी दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने खुली हुई एड़ी में उंगलियां डालकर देखा। इसमें कोई कागज रखा है। उसने कागज निकाल लिया और हेडलाइट के प्रकाश में लाकर उसे खोला। लगता अनजाने में कोई महत्वपूर्ण राज मेरे हाथ लगा है। कागज पर एक संदेश लिखा था। सुप्रीम कमेटी का आदेश है कि क्रिस्टोलॉजी के वैज्ञानिकों को तलाश करो और उन्हें रुपये का लालच देकर प्रोजेक्ट एम पर भेज दो। अगर कोई वैज्ञानिक राजी न हो तो उसका अपहरण कर लो और प्रोजेक्ट पर भेज दो। प्रोजेक्ट पर वैज्ञानिकों की सख्त जरूरत है। यह संदेश मिलते ही काम शुरू कर दो। सुप्रीम कमेटी। अगले दिन सुबह कर्नल कर्ण सीक्रेट सर्विस के चीफ जनरल यादव के सामने बैठा था। उन्हें रात की घटनाएं सुनाने के बाद, सर, मुझे लगता है कि फिर कोई विदेशी शक्ति हमारे देश में सक्रिय है और हमारे वैज्ञानिकों को अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। वह विदेशी यहाँ सक्रिय विदेशी जासूसों के लिए संदेश लेकर आया है। दुर्भाग्यवश, बल्कि यूं कहिए कि हमारे सौभाग्यवश, उसे कुछ लुटेरों ने घेर लिया और मैं वहां पहुंच गया। यह मात्र संयोग है कि मेरा हाथ उसके जूते की एड़ी पर पड़ गया और वह संदेश मेरे हाथ लग गया। अब वह विदेशी कहाँ है? प्राथमिक उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मैंने वह कागज भी वापस उसके जूते में रख दिया था। हमारे आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं। मेरा ख्याल है वह जिन लोगों के लिए संदेश लेकर आया है उनसे जल्दी ही मिलेगा और फिर वह लोग क्रिस्टोलॉजी के वैज्ञानिकों की खोज करेंगे। मेरे मस्तिष्क में एक योजना आई है, सर। कैसी योजना? मैं कैप्टन असलम को क्रिस्टोलॉजी का वैज्ञानिक बनाकर उनके प्रोजेक्ट पर भेजना चाहता हूँ। असलम एमएससी है और क्रिस्टोलॉजी में उसे काफी रुचि है। मेरा विचार है कि वह लोग जल्दी वैज्ञानिकों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए किसी अखबार में विज्ञापन देंगे। और अगर असलम किसी मुसीबत में फंस गया तो? कितनी बार दुश्मनों के पंजे में फंस चुके हैं, सर। खतरों से खेलने की तो हमें आदत पड़ चुकी है। ओके कर्नल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जैसा चाहो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स, सर। करण का अनुमान ठीक निकला। 2 दिन बाद अखबार में एक फर्म की ओर से विज्ञापन प्रकाशित हुआ जिसमें क्रिस्टोलॉजी वैज्ञानिकों को नौकरी देने की पेशकश की गई थी। कर्ण ने अखबार कैप्टन असलम के सामने डालते हुए कहा, लो प्यारे, तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी आ पहुंची है। आज से तुम क्रिस्टोलॉजी विशेषज्ञ अरुण कुमार हो। चलो, मैं तुम्हारा मेकअप कर देता हूँ। मैं तैयार हूँ। अगले सुबह कैप्टन असलम इंटरव्यू के लिए उस फर्म के डायरेक्टर के सामने बैठा था। अपने वैज्ञानिक होने के सारे कागजात उसके पास मौजूद थे। इस फर्म के सारे कर्मचारी भारतीय हैं और यह डायरेक्टर भी। तो क्या यह सब देशद्रोही हैं? डायरेक्टर ने असलम के कागजात देखने के बाद फाइल बंद करते हुए कहा,
वेल मिस्टर अरुण कुमार, आप हमारे काम के आदमी हैं, लेकिन हमारे साथ काम करने के लिए आपको 1 वर्ष का अनुबंध करना होगा और हमारी रिसर्च लेबोरेटरी पर जाना होगा, जो एक ऐसी जगह है जहाँ मीलों तक कोई आबादी नहीं है। आपको 1 वर्ष तक लेबोरेटरी के भीतर रहकर ही काम करना होगा। वहां से आप किसी को खत नहीं लिख सकेंगे, बाहर के किसी आदमी से संपर्क नहीं रख सकेंगे। इसके बदले में आपको वहां हर सुविधा मिलेगी, रहने के लिए क्वार्टर, बढ़िया खाना, शराब और शानदार वेतन। क्या आप इस तरह की नौकरी पसंद करेंगे? पसंद का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे वहां जाकर तुम्हारी दुमों में धागा जो बांधना है सालो। मैं आपकी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अकेला आदमी हूँ, इसलिए कहीं भी रह सकता हूँ। बस तो ठीक है, आप अपने कागजात छोड़ जाइए। पहले हम आपके बारे में छानबीन करेंगे, फिर आपको सूचना भिजवा देंगे। ओके। फार्म से बाहर आकर कुछ देर बाजार में घूमने के बाद असलम को आभास हुआ कि उसका पीछा किया जा रहा है। तो उन लोगों ने अपना जासूस मेरे पीछे लगा दिया है। वह मोटा मुझ पर नजर रखे हुए है, लेकिन मैं भी पूरी तैयारी से आया हूँ। कुछ देर बाद वह एक रेस्टोरेंट में प्रविष्ट हुआ और एक फैमिली कैबिन में जाकर बैठ गया। मोटा भी आ रहा है। पीछा करने वाला बाहरी एक टेबल पर जम गया। बैठा रहा बेटा, मैं तो अपना काम करता हूँ। खट खट। तुरंत ही कैबिन की दीवार में खिड़की खुली और एक टेलीफोन भीतर सरका दिया गया। कुछ क्षण बाद वह फोन पर कर्ण से बात कर रहा था। सब कुछ विस्तार से बताकर उसने कहा, मेरा बेचारा काम बन गया है। उन्होंने अपना एक जासूस मेरे पीछे लगा रखा है, इसलिए अब मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगा। उनका बुलावा आने तक मैं उसी मकान में रहूंगा जहां का पता उन्हें बताया है। अगले 4 दिन तक मैं आपसे संपर्क न करूं तो समझ लीजिए कि उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट पर भेज दिया है। ओके, लेकिन तुम्हें वहां जाकर कोई गैर जरूरी खतरा मोल न ले लेना। तुम्हें केवल यह पता करना कि वे लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं। ओके, तो अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ। ओके, गुड लक। तीसरे दिन फर्म की ओर से असलम के लिए बुलावा आ गया। 2 व्यक्ति स्वयं उसे लेने आए थे। मिस्टर अरुण, आपका चयन कर लिया गया है। आपको इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। अपना जरूरी सामान साथ ले लीजिए। मैंने अपना सूटकेस तैयार करके रखा हुआ है। कुछ देर बाद वह उनके साथ गाड़ी में बैठा हुआ जा रहा था। मुझे आज लेबोरेटरी भेज दिया जाएगा? हाँ। गाड़ी शहर से बाहर आकर जंगल की ओर जाने वाले मार्ग पर मुड़ गई। हम कहाँ जा रहे हैं? उत्तर देने के बजाय एक व्यक्ति ने अचानक उसकी नाक पर क्लोरोफॉर्म से भिगा हुआ रुमाल रख दिया और रगड़प। असलम बेहोश हो चुका था। कुछ देर बाद गाड़ी जंगल के बीच एक मैदान में जाकर रुकी। वहां एक हेलीकॉप्टर पहले से ही खड़ा था। बेहोश असलम को गाड़ी से निकालकर हेलीकॉप्टर में पहुंचा दिया गया। फिर हेलीकॉप्टर असलम को लेकर एक अज्ञात स्थान की ओर उड़ चला। असलम को दोबारा होश आया तो उसने शव को एक कमरे में बिस्तर पर लेटे पाया। अरे, यह मैं कहाँ गया? तभी कमरे में 2 व्यक्ति प्रविष्ट हुए। हेलो मिस्टर अरुण। हेलो, मैं इस समय कहाँ हूँ? आप हमारी लेबोरेटरी पर हैं। सुरक्षा की दृष्टि से आपको बेहोश करके यहाँ लाना पड़ा, जिसका हमें खेद है। बाय द वे, मेरा नाम टॉम है और यह मेरे साथी मिस्टर डोपले हैं। हम दोनों इस लेबोरेटरी के इंचार्ज हैं। डोपली ने आगे बढ़ते हुए कहा, मिस्टर अरुण, तुम समय नष्ट करना पसंद नहीं करते, इसलिए आप उठकर हमारे साथ चलिए ताकि हम आपको यहाँ के कुछ नियम समझा दें। वे सलम को बाहर एक मैदान में लेकर आए। वह सामने लेबोरेटरी है जहाँ आपको काम करना है। लगता है यहाँ सुरक्षा के काफी कड़े प्रबंध है। जी हाँ, हमारी रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सुरक्षा जरूरी है। यहाँ आने के बाद कोई भी हमारी इच्छा के बिना यहाँ से नहीं जा सकता। यहाँ से फरार होना भी असंभव है। असलम ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। आप शायद मुझे सावधान कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी इच्छा के बिना न यहाँ से जाऊंगा और न ही फरार होने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से यहाँ आया हूँ। मेरा वह मतलब नहीं था जो आप समझे मिस्टर अरुण। छोड़ो इन बातों को, आइए लेबोरेटरी में चलते हैं। यहाँ सचमुच कोई बड़ी गड़बड़ हो रही है। मुझे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। असलम को लेबोरेटरी के जिस सेक्शन में काम पर लगाया गया, वहाँ लेबोरेटरी में तैयार किए गए कृत्रिम हीरो और नीलमों की छटाई का काम होता था। सेक्शन में 2 अन्य व्यक्ति भी काम कर रहे थे। उनमें से एक का नाम प्रभाकर था और दूसरे का हर्बर्ट। यह नकली हीरे और क्रिस्टल बनाने के लिए
इतनी राजदारी को की क्या जरूरत है मिस्टर प्रभाकर? यहाँ ज्यादा सवाल पूछने की इजाजत नहीं है मिस्टर अरुण। अपने काम से काम रखिए। काम तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ मशीनों का शोर बहुत है। ऐसा लगता है बेसमेंट में कुछ बड़ी मशीनें चल रही हैं। हाँ, नीचे बड़ी प्रयोगशाला जहाँ क्रिस्टल तैयार किए जाते हैं। उस सेक्शन में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ जो व्यक्ति जिस सेक्शन में काम करता है उसे अपने सेक्शन के अलावा कहीं जाने की इजाजत नहीं है। अचानक हर्बर्ट अपनी जगह से चिल्लाकर बोला, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हम लोग यहाँ कैदी हैं। हमें धोखा देकर यहाँ लाया गया है। आपने फिर वही बात शुरू कर दी मिस्टर हर्बर्ट। हाँ, मैं यह बात बार बार कहूंगा कि हम यहाँ कैदी है। अब मैं इस कैद में और नहीं रहना चाहता। लेकिन आप यहाँ से जा भी नहीं सकते। मैं जाऊंगा, वैसे जाऊंगा, देख लेना। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तभी टॉम सेक्शन में प्रविष्ट हुआ। उसने हर्बर्ट की बात सुन ली थी। क्या हो रहा मिस्टर हर्बर्ट? शायद आपकी तबीयत खराब है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ। मुझे वापस भिजवा दीजिए। ओके, मैं डोपले से आपके बारे में बात करता हूँ। फिलहाल आप अपने क्वार्टर पर जाकर आराम कीजिए। हर्बर्ट उसी वक्त उठकर अपने क्वार्टर पर चला गया। कुछ देर बाद टॉम भी वहां से चला गया। उनके जाने के बाद क्या वह हर्बर्ट को वापस भेज देंगे? पता नहीं। आप अपना काम कीजिए। टॉम और डोपले अपने ऑफिस कम कंट्रोल रूम में बैठे थे। 2 बार पोत हर्बर्ट का कुछ करना होगा। वह दूसरे लोगों में बह फैला रहा है, तो उसे खत्म कर दो। लेकिन उसे खत्म करने से पहले सुप्रीम कमेटी से इजाजत लेनी होगी। तो कमेटी से बात कर लेते हैं कि हर्बर्ट प्रोजेक्ट के लिए खतरा बनता जा रहा है। कहकर डोपले ट्रांसमीटर पर सुप्रीम कमेटी से बात करने लगा। उसी रात असलम अपने कमरे में लेटा हुआ था कि उसे दरवाजे के बाहर कुछ आहट सुनाई दी। ऐसा लगता है बाहर कुछ हो रहा है। उसने उठकर थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झाँका। ओ माय गॉड! गार्ड्स किसी को पकड़कर ले जा रहे हैं। क्या वह हर्बर्ट है? मुझे उनके पीछे जाकर देखना चाहिए कि वह क्या करना चाहते हैं। मगर नहीं, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो उन्हें शक हो जाएगा कि मैं जासूसी कर रहा हूँ। अभी मुझे यहाँ की स्थिति को समझना होगा। उसके साथ बाद ही कुछ करने का समय आएगा। अगली सुबह वह ड्यूटी पर पहुंचा तो सेक्शन में केवल प्रभाकर था। मिस्टर हर्बर्ट नहीं आए। नहीं। असलम भी काम में व्यस्त हो गया। आधे घंटे बाद डोपले और टॉम सेक्शन में आए। काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है सर, लेकिन आज मिस्टर हर्बर्ट नहीं आए। हर्बर्ट अब कभी नहीं आएगा। उसके दिमाग में कुछ खराबी आ गई थी। रात उसे पागलपन का दौरा पड़ा और उसने अपने कमरे की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। हमें उसकी मौत का बहुत दुख है। तो इन्होंने हर्बर्ट को मार डाला। उसी रात असलम अपने बिस्तर पर लेटा सोच रहा था। उन्होंने हर्बर्ट की हत्या की है। मेरे सामने उसे पकड़कर ले जाया गया था। अब यह तो साफ हो चुका है, यहाँ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। डोपले और टॉम उस षड्यंत्र के केवल एक हिस्सा है। अब असल दिमाग सुप्रीम कमेटी है। वह कमेटी कोई खतरनाक चीज या हथियार इजाद करने की कोशिश में है। वह इजाद क्या है, मुझे उसका पता लगाना होगा और जानकारी प्राप्त होती यहाँ से फरार होना होगा, ताकि करंट साहब को हालात बता सकूं। उसके बाद 10 दिन तक कोई विशेष घटना नहीं घटी। 11वें दिन एक नया आदमी हर्बर्ट के स्थान पर काम करने आ गया। यह मिस्टर लुइस है। हर्बर्ट की जगह काम करेंगे। लुइस ने हर्बर्ट के स्थान पर काम शुरू कर दिया था, मगर वह बहुत कम बोलता था। लगता है मिस्टर लुइस को हमसे बात करने में भी तकलीफ होती है। अच्छा ही है, यहाँ कम बोलने वाला फायदे में रहता है। फिर एक श्याम असलम अकेला नदी के किनारे घूमने निकला। नदी का पट काफी चौड़ा है। दूसरे किनारे पर तारों की बाड़ है। अगर मुझे यहाँ से फरार होना पड़ा तो यह नदी पार करनी होगी। यहाँ पैरा भी काफी सख्त है। अगले दिन जब वे अपने सेक्शन में काम कर रहे थे, मिस्टर लुइस, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मद्रास का। तभी वहां एक विचित्र घटना पेश आई। सारा शोर अचानक रुक गया। यह क्या हुआ? असलम ने कहा, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके मुख से आवाज नहीं निकली थी, या निकली थी तो उसे किसी ने सुनी नहीं थी। लुइस और प्रभाकर ने भी कुछ कहा, लेकिन उनकी आवाजें भी नहीं सुनी जा सकी। यह क्या हो रहा है? आवाजें कहाँ गायब हो गई? 2 मिनट तक वहीं स्थिति रही।
फिर अचानक आवाजें वापस आ गई। यह क्या हुआ था? मेरा ख्याल है बिजली चली गई थी और सारी मशीनें एकदम रुक गई थी। नहीं, अगर बिजली जाती तो यहाँ अंधेरा छा जाता। यह तो आवाजें गई थी, ऐसा लगा जैसे किसी ने एक स्विच दबाकर सारी आवाजें बंद कर दी हो। लेकिन यह संभव है। आवाजें प्रकाश की लहरों से भिन्न अंदाज में काम करती है। हम आवाज को तभी रोक सकते हैं जब आवाज पैदा करने वाली चीज को रोक दिया जाए। प्रकाश की तरह आवाज को नहीं रोका जा सकता, लेकिन इसके बावजूद यहाँ आवाजों को रोक दिया गया था। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। लेकिन चांद पर भी तो आवाज नहीं सुनी जा सकती। वह इसलिए कि चांद पर वायु और वातावरण नहीं है। आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मीडियम की जरूरत होती है। हमारी धरती पर वायु है। आवाज वायु के मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसका मतलब यहाँ वायु को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी पढ़ेंगे आवाजों के चोर पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।